नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम ओलंपिक और हमारा ब्लड, ठीक है, ये दो टॉपिक रहेंगे हमारे। एक तो ओलंपिक और इसके अलावा मैं बात करूँ तो दूसरा क्या रहेगा, ब्लड। तो इनसे मैंने आपके अराउंड 8 क्वेश्चंस ले रखे हैं। 8 तो नहीं, ज़्यादा ही ले रखे हैं, मतलब कि 20 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस इनके ले रखे हैं। 2 क्वेश्चंस पिछले आपके होमवर्क हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं जो हमारा पेड MCQ ग्रुप है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, उसमें ऐड होना हो तो उसमें हम क्या करने लगे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देने लगे हैं ऑल्टरनेट डेज़ में। मतलब कि हर दूसरे दिन मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ और उनके 30 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, अच्छे लेवल वाले, नॉर्मल नहीं, अच्छे लेवल के। वो इस वीडियो में दिख जाएंगे किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ताकि एक ही क्वेश्चंस में आप कई चीज़ें देख सकें, ठीक है। और तो उसी में से अभी हमारे 2 टॉपिक हुए हैं, सिर्फ ओलंपिक और ब्लड। तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जिनमें बच्चों को डाउट रहता है, तो वो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना ही देते हैं। बच्चों की डिमांड आ रही थी, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे उन्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लास्ट टाइम ये हमारा होमवर्क था, प्रशिक्षण विधि जो इराइथ्रोपोइटीन के स्तर को बढ़ाती है, ट्रेनिंग मेथड विच एलिवेट्स द लेवल ऑफ इराइथ्रोपोइटीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है क्या, तो उच्च ऊंचाई परीक्षण है इसका आंसर, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो अक्सर होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग आपकी 8000 फीट के ऊपर, मतलब इसके आसपास मान ली जाती है, ठीक है, कि अब भाई आप उच्च स्तर पर एक प्रशिक्षण कर रहे हैं और अब आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की इनटेक है वो कम हो जाती है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, मतलब कि उसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि आपका RBC जो है उसमें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ही आपका ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है हर सेल को जाके, ताकि इंटरनल रेस्पिरेशन हो पाए और आपको एनर्जी मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या, जब आपकी ऑक्सीजन की इनटेक कम हो जाएगी, अब आपको ज़्यादा RBC चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, RBC बॉडी में ज़्यादा चाहिए। तो होगा क्या, तो जो आपकी किडनी है, किडनी क्या करेगी, EPO, मतलब कि यही जो इराइथ्रोपोइटीन है जो इसको ट्रिगर कर देगी, मतलब कि इसकी जो हार्मोन है ये एक, तो इसके जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर देगी, ठीक है। और ये डायरेक्टली क्या कर देगा, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ये जाके क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ RBC को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, मतलब कि RBC को इंक्रीज़ कर देगा। और RBC इंक्रीज़ हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की भरपाई हो जाएगी, और भरपाई हो जाएगी तो क्या होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी। अब RBC क्या होगा कि भाई पहले अगर मान लेते हैं एक सेल था, ठीक है, अब ऊपर चले गए, ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा है इतनी वो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, भाई एक सेल कितनी ले जा पाएगा। तो इराइथ्रोपोइटीन क्या करेगा, एक और बना देगा, एक और एक और, ऐसे कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कुछ काम करता है। फिर आप जब नीचे आएंगे कभी कंपटीशन के लिए तैयारी करके ये वाली, तो होगा क्या कि आपका 1-2% जो आपका इम्प्रूवमेंट है वो दिखेगा आप में, 1-2%। हालांकि 1-2% कहने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर वो 1-2% एक मोमेंट में काम आ जाए तो आप एक ओलंपिक मेडल भी जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये ना सोचें कि 1-2% के लिए हम इतनी ऊपर जाके ट्रेनिंग करें। एक छोटे छोटे तिनके से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट इज़। तो पहले तो मैं ये बता दूं भाई, हिप जॉइंट जो है इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है वही आपका ह्यूमन बॉडी का भी स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे भाई ह्यूमन बॉडी का कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, तो आप एक ही आंसर बताएंगे कि हिप और ह्यूमन बॉडी का दोनों का एक ही है, ठीक है। तो कौन सा है, इलियोफेमरल, ठीक है दोस्तों, इलियोफेमरल है, जो आपका कुछ इस तरीके का होता है। मैं आइडिया करता हूँ, अगर बन जाए तो ये आपकी पेल्विक हड्डी हो गई, ये आपकी फीमर हो गई, ये ठीक है, ये फीमर हो गई, थाई बोन, ये आपकी हिप बोन हो गई, पेल्विक, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ आता है, ये सामने वाला जो दिख रहा है, ये होता है आपका इलियोफेमरल, ठीक है दोस्तों। इसके वाला पब फेमरल कौन सा होता है, जो यहाँ एक छोटा सा नीचे की तरफ होगा, ठीक है, यहाँ। और अब मैं इसको उल्टा कर दूँ, तो उल्टा करने के बाद यहाँ जो होगा, उल्टा करने के बाद देखो, उल्टा अगर आप इसी को मान लो एक बार को, वैसे तो शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी उल्टे में, तो उल्टा करने के बाद जो दिखेगा तो वो क्या होगा, तो तीसरा C ऑप्शन होगा, स्क्यूफेमरल, ठीक है दोस्तों।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है। इसके बाद लॉन्गेस्ट भी आ सकता है भाई, तो लॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है, तो प्लांटर लिगामेंट, ये आपके फुट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लांटर लिगामेंट। अब लिगामेंट की बात चल रही है तो थोड़ी सी टेंडन की भी कर लेते हैं। तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा होता है भाई, तो ये तो काफ़ी फेमस है, ये तो सभी को पता है, आर्किल्स टेंडन। ठीक है दोस्तों, फेमस है काफ़ी आर्किल्स टेंडन, पैरों में पाया जाता है। आपका जो एडी होती है, जैसे कि ये एडी है, तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये पीछे की तरफ ही है, पूरे आपके एंकल को होल्ड करके रखता है, सारी मूवमेंट्स करवाता है। आपके ऊपर इतना वजन है, ऊपर सारा वजन एंकल के ऊपर है, तो यही आपका टेंडन है जो सारी वेट को सहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं। अब आया एक बेहतरीन क्वेश्चन, टेलीविज़न पर पहली बार कौन से ओलंपिक का प्रसारण किया गया था? विच ओलंपिक्स वर फर्स्ट इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न? तो दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में शायद इंटरनेशनल वर्ड रह गया है। ठीक है, इंटरनेशनल भी होगा यहाँ पे, मतलब कि इंटरनेशनली कब हुआ था ओलंपिक हमारा ब्रॉडकास्ट, तो कब हुआ था, तो सही बताएं 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 1960 समर ओलंपिक्स। तो इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, मैं बता देता हूँ कि 1920 तक तो क्या होता था भाई, लोग काफ़ी वेट करते थे कि भाई ओलंपिक हुआ, फिर उसकी फिल्म्स बनेंगी, फिर उनके घर पे वो ख़रीदेंगे, लेंगे, फिर देखेंगे, तो काफ़ी महीने तक वेट करना पड़ता था 1920 तक। ठीक है, 1920 तक ऐसे चलता था। फिर 1924 में क्या हुआ कि भाई रेडियो आ गए, तो लोग अपने घरों में रेडियो लगाने लग गए, सुनने लग गए भाई। ठीक है, अब 1936 में क्या हुआ, जो लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, 1936 में टेलीविज़न पे तो आने लग गया, टीवी पे तो आने लग गया, लेकिन ये आपका बॉर्डर को क्रॉस नहीं करा था। जिस बर्लिन में जब हुए थे, तो बर्लिन के स्टेडियम के आसपास ही बहुत सारे रूम्स बना दिए गए थे, जिसमें भाई पब्लिक सारी स्टेडियम में तो नहीं आ पा रही थी, तो आधी से ज़्यादा पब्लिक वहाँ थी। अराउंड 1.5 लाख के आसपास लोग बाहर ही देख रहे थे, और उस टाइम पे शायद 3 कैमरे यूज़ करे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरनेशनल ही नहीं था, ये तो भाई बर्लिन में देखा गया था। ठीक है, फिर आपकी बात करें तो 1948 में आपका सबके लिविंग रूम्स में आपका टीवी में आपको दिखने लग गया, लेकिन टीवी में तो दिखने लग गया, लिविंग्स रूम में भी मान लो, चाहे कह लो लिविंग्स रूम, मतलब कि जहाँ भाई फैमिली रहती है। लेकिन कहने की बात क्या है कि अप टू 200 किलोमीटर, भाई जहाँ से ओलंपिक हो रहे हैं उससे 200 किलोमीटर तक दिख सकता था, तो ये भी आउट ऑफ कंट्री नहीं जा पा रहा था। फिर आया हमारा 1960 रोम ओलंपिक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें क्या हुआ, इसमें बॉर्डर क्रॉस कर दिए, क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, मतलब कि आपके जो सीमाएं थी वो कंट्री की जो क्रॉस कर दी, और दूसरी कंट्रीज़ में भी प्रशासन होने लग गया इसका। ठीक है दोस्तों, तो लोगों को थोड़ा गलत फहमी है कि 1936 में इंटरनेशनली भी हुआ था। देखो ये इंटरनेशनल वर्ड यहाँ यूज़ नहीं होता, तो आपका आंसर सही है सी, लेकिन इंटरनेशनली यूज़ हुआ है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं। रक्त वाहिकाओं के गठन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉप्यूल्स इज़ कॉल्ड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, हेमोपोइसिस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक डाउट था बच्चों को, मैं बता देता हूँ, 2-4 के मैसेज आए थे मेरे पास। एक वो कह रहे थे कि सर हाइपरट्रॉफी, और दूसरा क्या कह रहे थे, तो हाइपरप्लेशिया। इनमें वो डाउट पूछ रहे थे क्योंकि दोनों में सेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें वो डाउट पूछ रहे थे कि सर ये क्या है, मतलब दोनों सेम ही लग रहा है हमें। तो देखो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है भाई, आपका एक सी सेल है, मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, HT हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। ठीक है भाई, आपके पास 2 सेल यहाँ हैं, 2 सेल यहाँ हैं। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, आप मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करोगे, अच्छी डाइट लोगे, तो आपके यही सेल बड़े हो जाएंगे। हाइपरप्लेशिया में क्या होगा, आपके 2 सेल थे, ठीक है, ये क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये डेंजरस है, ये आपके शरीर में डेंजरस है, जो आगे हम कैंसर हो जाता है वो इसी का रूप ले लेता है धीरे धीरे, मतलब कि हाइपरप्लेशिया धीरे धीरे, हालांकि हमेशा नहीं डेंजरस है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर का रूप ले लेता है आगे जाके। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में बहुत अलग चीज़ें हैं।
5th क्वेश्चन देख लेते हैं। संशोधित ओलंपिक शपथ जिसमें डोपिंग और ड्रग्स के खिलाफ घोषणा किस ओलंपिक खेलों में शुरुआत की थी? रिवाइज्ड ओलंपिक ओथ विच इंक्लूडेड डिक्लेरेशन अगेंस्ट डोपिंग एंड ड्रग्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ओलंपिक गेम्स? तो यहाँ पे देखने की बात क्या है, देखो सब ने क्या बोला। इससे ऊपर एक और क्वेश्चन कराया था मैंने ग्रुप में, तो उसमें क्या था, सिडनी 2000, ठीक है। बच्चों ने बोला भाई इस ओलंपिक में करवाया गया था, ये मतलब कि घोषणा करी गई थी इसके खिलाफ, डोपिंग और ड्रग्स के खिलाफ इंक्लूड कर लिया गया था इनके कोड लॉ में, ठीक है। ओलंपिक के जो कोड लॉ होता है, जो इनकी बुक है भाई, इनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा संविधान होता है, ओलंपिक की भी अपनी एक रूल बुक है, उस हिसाब से चलता है। तो 2000 में इंक्लूड तो कर लिया था, मान लिया, लेकिन यहाँ पे रिवाइज्ड कहा गया है, संशोधित कहा गया है। संशोधित मतलब कि भाई उसको थोड़ा और रेक्टिफाई कर दिया गया, उसमें से जो कमियां थी उसको और ठीक कर दिया गया, और अब वो लागू है, पहले वाला हट गया है, अब वो लागू है, ठीक है। तो वो कब हुआ था? सिडनी 2002 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 2002 सिडनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा। नीचे चलते हैं, और मेरे हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक ही होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। 6th क्वेश्चन, रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त के थक्के को कौन रोकता है? व्हाट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स? अब देखो सिंपल सी एक चीज़ है, ब्लड बह रहा है, ब्लड वेसल्स है, मतलब कि धमनियों में, इन चीज़ों में, रक्त वाहिकाओं में आपका ब्लड बह रहा है बिना जमे, ठीक है, बिना जमे, जम नहीं रहा है। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई बाहर चोट लग जाती है अचानक, वहाँ पे 2 मिनट में आप देखोगे वो खून धीरे धीरे बंद होने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्यों हो जाता है? बाहर वो जम जा रहा है लेकिन अंदर नहीं जम रहा है, तो ये क्या है? क्लॉटिंग बाहर तो हो रही है, अंदर नहीं हो रही। तो इसी क्लॉटिंग को क्लॉटिंग कहते हैं हम, ठीक है। थक्का, रक्त के थक्के को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसको ब्लड में, हमारे शरीर में भाई खून जम गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हिपेरिन नाम का सब्सटेंस है एक आपका, तो ये रोकता है। अब हिपेरिन, क्वेश्चन ये बनता है कौन जनरेट करता है? तो लीवर जनरेट करता है, ठीक है दोस्तों। 7th क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आधिकारिक शुभांकर का क्या नाम था? व्हाट इज़ द ऑफिशियल मैस्कट नेम ऑफ विंटर ओलंपिक्स 2018? तो क्या था दोस्तों? सही बताया आपने, सुरंग था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सुरंग, ठीक है। इसके अलावा मिराइटोवा जो है यहाँ पे, मिराइटोवा अभी जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले थे, जो कि अब 2021 में कर दिए गए हैं, उनका ये मैस्कट है मिराइटोवा, ठीक है। और बंदवी, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिया है, यहाँ पे विनिस्कस था, विनिकस, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका है? ये आपका 2016 रियो ओलंपिक्स का, ठीक है। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्ययन और निदान के लिए रोगग्रस्त ऊतक के एक छोटे से हिस्से को निकालना डैश कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डिसीज्ड टिश्यू टू स्टडी एंड डायग्नोज इज कॉल्ड डैश। भाई एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, मतलब कि छोटा सा हिस्सा ले लिया आपका डिसीज्ड टिश्यू का। देखो डिसीज्ड का है आपका, कोई मतलब कि मरे हुए टिश्यू का नहीं का है, डिसीज्ड का है। और जब जैसे कि आप बीमार हो भाई, बहुत ज़्यादा आपकी मसल्स में कोई दिक्कत चल रही है, कोई किसी ऑर्गेन में दिक्कत चल रही है, कोई मसल में, तो हम नॉर्मली क्या रिकमेंड करता है डॉक्टर हमें कि बायोप्सी करवा लो आप एक बार इसकी, ताकि आपके सेल्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने डायग्नोस होके आ जाए। तो जो डिसीज्ड की होती है, ठीक है दोस्तों, रोगग्रस्त ऊतक जो है उसकी क्या होती है? तो बायोप्सी होती है, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर कोई आदमी मर गया है, ठीक है, उसके डेड टिश्यू की हम चेक करवा रहे हैं, मतलब कि डेड ऊतक, या आप कह सकते हैं कि मरा हुआ ऊतक या टिश्यू की अगर हम बात करें, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे? तो ऑटोप्सी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सी ऑप्शन क्या देख रखा है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब कि सेल की डेथ हो जाना, प्रीमेच्योर डेथ। सेल मतलब कि अच्छे से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाना, ये होता है। एंडोस्कोपी आपको पता होगा, एक मतलब कि एक तरीका है, कह सकते हैं आप, या एक मशीन कह सकते हैं, जो आपके हॉलो ऑर्गन्स के अंदर जो भी दिक्कत होती है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर डिटेल्स लेनी है डॉक्टर को, तो वो एंडोस्कोपी कहता है आपको, जिसमें एक मशीन होती है, वो आपके फूड पाइप में डाली जाती है और पेट तक ले जाई जाती है, जिसमें सारी डिटेल्स बता दी जाती हैं। थोड़ी सी यार लेंदी वीडियो है, थोड़ी पूरी देखिएगा, अगर
अच्छे से पढ़ना है तो। चलिए 9th क्वेश्चन, पहला एथलीट लिंग परीक्षण में असफल रहा। द फर्स्ट एथलीट फेल्ड इन अ जेंडर टेस्ट। तो कौन थे दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी वियर्ड नेम है तो याद वैसे ही हो जाएगा। दिमथ्रोप आपके फर्स्ट डिकैथलॉन चैम्पियन थे, फर्स्ट डिकैथलॉन चैम्पियन, ठीक है दोस्तों। और ये जो ऑप्शन दे रखा है संथी सौंदरंजन, ठीक है, ये कौन थी? तो ये पहली एशियाई मेडल आया था इनका तमिलनाडु की तरफ से, मतलब कि तमिलनाडु की ये नेटिव हैं, तो वहाँ से जो एशियाई मेडल पहली बार लाई थी वो हैं ये, ठीक है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एनीमिया के कारणों में से एक हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वन ऑफ द रीजन्स ऑफ अनीमिया? तो लोहे की कम खपत, फॉलिक एसिड की कमी या B12 की कमी, ठीक है दोस्तों। नीचे भी ये लिखा है लेस आयरन इनटेक, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड या डेफिशिएंसी ऑफ B12। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों इसमें से? सही बताया आपने, तीनों सही हैं, ठीक है। मैं कई बार आपको एनीमिया के बारे में बता चुका हूँ। एनीमिया में होता क्या है कि आपकी जो RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं, लाल कोशिकाएं जो हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है। तो इसमें सबसे मेजर जो है वो आता है आपका आयरन, कि भाई आयरन की कमी हो जाए। दूसरी बात जो आती है, तो दूसरी बात क्या आती है? फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड होता क्या है? तो B9 विटामिन होता है, ठीक है दोस्तों, इसकी भी कमी हो जाए तो। तीसरी चीज़ हम देखें तो यहीं लिखी है B12 मतलब कि कैबालेमिन विटामिन, इसको क्या कहते हैं? कैबालेमिन विटामिन, ठीक है, B12। और इसके अलावा क्या? हाँ, इसके अलावा क्या है? तो विटामिन C। अगर विटामिन C की भी कमी हो जाए तो वो कंट्रीब्यूट करता है, कहीं ना कहीं देखा पाया गया है। तो ये 4 चीज़ें एकदम याद रखें, ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, स्पेशली याद रखें, मेरी तरफ से ये राय है आपको। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष में डैश मीटर जैसे कि दे रखा है यहाँ पे कि लंबाई के लिए आधुनिक मैराथन मानकीकृत किया गया था? इन विच ईयर वाज द मॉडर्न मैराथन स्टैंडर्डाइज्ड टू अ लेंथ ऑफ 4 to 195 मीटर्स? तो कौन से में हुआ था? तो 1924 में। कहाँ हुए थे ओलंपिक्स? तो पेरिस में हुए थे। कौन सा टाइम था? तो सेकंड टाइम हुए थे। क्यों? 1900 में भी पेरिस में हुए थे, ठीक है दोस्तों। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इराइथ्रोसाइट्स RBC को कहते हैं, करेक्ट है एकदम। ल्यूकोसाइट्स RBC WBC को कहते हैं, करेक्ट है एकदम। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे। तो ये मैंने डाला इसलिए था कि आपको इनके जो बायोलॉजिकल नेम है वो पता लग जाए आपके, कि RBC को हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं तो दिक्कत ना लेना कोई भी। 13th क्वेश्चन, 1948 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन 1948 ओलंपिक्स? तो 1948 में भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने क्यों लिया ये जान लीजिए आप पहले। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद पहला गोल्ड मेडल टीम ने कब जीता था? तो यहीं जीता था, 1948 में जीता था भाई, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई बोले कि पहला गोल्ड मेडल इंडिपेंडेंस के बाद कब जीता, तो 1948 में जीता था, ठीक है दोस्तों। तो इसके कैप्टन कौन थे? तो किशन लाल जी थे। और इनका एक यही मेडल है, याद रखिएगा, ओलंपिक में एक यही मेडल है, किशन लाल जी। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप एक बार ये पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। मैं नीचे ले जाता हूँ वीडियो को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एक बार इंग्लिश वाले भी इसको होल्ड करके देख लीजिए। चलिए, आपने देख लिया होगा तो मैं आंसर बता देता हूँ अब इसका। तो इसका भी आंसर क्या है? तो C है। तीनों के तीनों सही हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे फैक्ट हैं, याद भी रखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी बन सकता है कि भाई कितनी मात्रा होती है आपके ब्लड की बॉडी में, तो 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है दोस्तों। 15th क्वेश्चन, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में एकमात्र महिला प्रतियोगी
कौन थी जिसका लिंग परीक्षण नहीं किया गया था? Who was the only female competitor in the 1976 Montreal Olympics not to have been subjected to a sex test? ठीक है दोस्तों, तो कौन थी वो जिनका भाई लिंग परीक्षण नहीं करा गया? तो सही बताया आपने, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, प्रिंसेस एनी। ठीक है, प्रिंसेस एनी। और जो लास्ट ऑप्शन है ये इनकी मदर थी, मतलब कि आप कह सकते हैं, मैंने एरो इधर दिखा दिया तो ये इनकी डॉटर हो गई। ठीक है, बेटी थी इनकी, ये प्रिंसेस एलिजाबेथ सेकंड की बेटी थी प्रिंसेस एनी। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या प्रति माइक्रोलीटर डैश प्लेटलेट्स होती है। द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज डैश प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। तो कितना है? बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 1.5 लाख से 4 लाख। ठीक है दोस्तों, 17th क्वेश्चन। हार्मोन इराइथ्रोपोइटिन लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। शरीर में इराइथ्रोपोइटिन का उत्पादन कहाँ होता है? करवा चुका हूँ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दी हार्मोन, एक सेकेंड दोस्तों, क्या कह रहा है? दी हार्मोन इराइथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो वेयर इज इन द बॉडी इज इराइथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, इराइथ्रोपोइटिन मतलब कि ईपीओ हार्मोन, ईपीओ हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो कौन बनाता है इसको? तो किडनी डेवलप करती है। ठीक है दोस्तों, 18th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा, मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको इतना इंपॉर्टेंट मानो, मेरे पर्पज़ से आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा रेयरली होता है कोई। नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? हु वाज द ओनली ओलंपिक मेडलिस्ट टू हैव वॉन द नोबल पीस प्राइज़। ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, नोबल प्राइज़ विनर भी हैं, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। ठीक है, तो कौन थे वो? सही बताया, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, फिलिप नोएल बेकर। ठीक है भाई, मेडलिस्ट तो ये थे ही, ऊपर के साथ में पॉलिटिशियन भी थे एक। और इनको क्यों नोबल प्राइज़ मिला था? तो नोबल पीस प्राइज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, नोबल पीस प्राइज़। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने डिसआर्ममेंट मतलब कि हथियार की कमी एक तरीके से अपनी बातों से करवा दी थी देशों में कि भाई आप पीस रखो, लड़ाई झगड़ा ना करो, तो इस वजह से इनको नोबल प्राइज़ दिया गया था। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पे। तो होमवर्क क्या है आपका? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त के सीरम के प्रमुख घटकों में से एक एल्ब्यूमिन का उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सीरम। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन आपको पता होगा भाई क्या होता है, वरना अगली वीडियो में बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने हैं और प्लीज़ जवाब दीजिएगा अगर आपको आता है तो, मुझे अच्छा लगता है। पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगता है आप लोग अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो 20th क्वेश्चन। फैनी ब्लैंकर्स क्वेन 1948 में एकल ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी? फैनी ब्लैंकर्स क्वेन वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक गेम्स इन 1948? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और अगर इनके बारे में जानते हैं तो प्लीज़ थोड़ा एलोबरेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि और लोग भी इंस्पायर हो पाएँ और इनके बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आई विश वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको ऐसे MCQs की प्रैक्टिस करनी अच्छी लगती है तो हमारे MCQ पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।